मैम बायो में सबसे पहले तो मैम एनसीईआरटी आपको फिनिश करनी ही होगी मैम, एक बार नहीं, कम से कम 5 to 6 टाइम्स आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा एनसीईआरटी। और मैम दूसरा एनसीईआरटी में थोड़े फिगर्स और मैम थोड़े से वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब कॉम्प्रिहेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैम मैं अपनी आईएससी की जो बुक थी नूतन बायोलॉजी, उनसे भी थोड़ा सा रेफरेंस लेके पढ़ता था मैम बायोलॉजी के लिए। स्कूल टीचर्स भी कहते थे कि इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोचिंग की, कोई प्रॉब्लम है वो लोग इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूं और मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे स्टूडेंट से करवाने वाली हूं जिन्होंने विदाउट कोचिंग नीट एग्ज़ाम क्रैक किया है। बहुत अच्छी इनकी रैंक है, मार्क्स अच्छे आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत से ही अगर हम 10th और 12th बोर्ड की भी बात करें तो ये अपने शहर में अपने स्कूल में टॉपर रहे हैं, बहुत अच्छे इनके मार्क्स आते रहे और अभी तक अनमोल का यही रिकॉर्ड है कि इन्होंने विदाउट कोचिंग या ट्यूशन अपने एग्ज़ाम में हमेशा सफलता पाई है। तो इनका क्या पढ़ने का तरीका था, कैसे इन्होंने स्टडी मटेरियल खुद के लिए कैसे जनरेट किया, क्या पढ़ने का तरीका था, कितना डेडिकेशन था। और ये तमाम बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जिनके पास कहते हैं कि अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं है, उनके लिए अनमोल की कहानी बहुत मोटिवेशनल हो सकती है। तो अनमोल मेरे साथ हैं। अनमोल, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। अनमोल, जब से ये नीट का रिज़ल्ट आया है, क्या चेंज, कैसे अपनी लाइफ में आप चेंज महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू मैम। ओके मैम सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैम मैं अपनी दादी का सपना सच करने जा रहा हूँ, कि उनका सपना था कि डॉक्टर बनना है। तो मैम दादी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मैम सपना है जो मैं पूरा करके रहूँगा। अनमोल, जैसे जब से रिज़ल्ट आया और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कामयाबी हासिल की और तमाम स्टूडेंट जो कोचिंग में थे, बहुत उनके पेरेंट्स ने पैसा भी खर्च किया, बहुत समय डिवोट किया, और जब से ये रिज़ल्ट आया और लोग ये बात कर रहे हैं कि अनमोल ने बिना कोचिंग के नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आपको अपनी सोसाइटी से, फैमिली से किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? मैम सबसे पहले तो पापा और मेरी मम्मी तो बहुत खुश हैं, और मैम उससे भी ज़्यादा खुश मेरा भाई है। मतलब स्टेटस लगाया था तो जितने भी मतलब पुराने भी रिलेटिव्स थे, उन सबके मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और बहुत बहुत बधाई हो, और कह रहे हैं पार्टी। तो बस मैम। अच्छा, जैसे अनमोल, आपने बिना कोचिंग के आपने ये नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एक सेंटेंस में आप बताओ कि इतनी सारी भीड़ है बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे भी पूछते हैं कि बच्चे को कहाँ भेजने, कहाँ पढ़ाएं जहाँ पर वो नीट एग्ज़ाम, क्योंकि इतना ऑल इंडिया एग्ज़ाम कंपटीशन है, ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, फिर भी एग्ज़ाम लाखों की संख्या के बच्चे हर साल यही रिज़ल्ट आता है कि नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए कितना टफ़ या कितना आसान रहा है? मैम आसान तो कुछ नहीं होता मैम, थोड़ा चैलेंजिंग तो था स्टार्टिंग में मैम, लेकिन मेरा यही मानना है कि स्पून फीडिंग जो बच्चे करते हैं ना मैम, जिनके टीचर्स भी उनको करते हैं, वो मैम नहीं निकाल पाते। जैसे बच्चे जाते हैं कोचिंग में, 3-4 घंटे कोचिंग में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि मतलब टॉप की कोचिंग में जाऊंगा तो मेरा रिजल्ट तो आ ही जाएगा, खुद मेहनत नहीं करते हैं। तो मैम वही मैं चाहता हूँ कि वो 3-4 घंटे आप अगर सेल्फ स्टडी को डिवोट करेंगे, मतलब अब थोड़ा आउटपुट कम भी आए, लेकिन उससे मैम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैम सेल्फ स्टडी ही आपको मतलब सस्टेन करेगी। इतनी लंबी रेस है, 2 साल मैम बहुत चैलेंजिंग होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, मैम इवन जेई में भी। अच्छा अनमोल, एक बात, जैसे आप तो शहर में रहते हैं, यहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर है क्यों, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, और एक तो बात होती है कि उनके पेरेंट्स कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, दूसरी बात ये होती है कि वो वहाँ तक नहीं, कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुँच पाते, खासतौर पे रूरल एरियाज़ के बच्चे या रिमोट एरियाज़ के बच्चे। आपने कोचिंग ना करने का फ़ैसला क्यों किया? मैम यहाँ तो कानपुर में मैम मतलब कोचिंग्स तो बढ़िया हैं और मैम एटमॉस्फेयर भी है, लेकिन काका देव है जहाँ पे मेन कोचिंग का हब है मैम, वहाँ पे एक कोचिंग में मतलब एक क्लास में 40 to 45 बच्चे बैठते हैं। तो मैम अब आप सोचिए कि मतलब जो लास्ट में बैठे हैं या जो मिड रो में बैठे हैं, उनको मैम टीचर्स कितना ही ध्यान दे लेते होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो रह ही जाता होगा डाउट्स, या जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं स्टूडेंट मैम, उनको भी तो कहाँ से इतना टाइम दे पा। और मैम दूसरा थोड़ा सा वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि मतलब इतना अच्छा है नहीं वहाँ पे एटमॉस्फेयर, थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे भी हैं लेकिन मैम बिगाड़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो मैम यही बात है कि मतलब मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी से करूँगा जो भी करूँगा। मतलब एक तो आपको लगा कि कोचिंग आने जाने में टाइम बहुत वेस्ट होगा, फिर आपको लगा कि कोचिंग सेंटर में भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, शायद वो इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे।
अनमोल, बहुत सारे स्टूडेंट, चूँकि जैसे ये न्यूज़ फ्लैश हुई कि अनमोल ने विदाउट कोचिंग पहले ही प्रयास में नीट में कामयाबी पाई है, आप मुझे बताओ कि आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या शेड्यूल था? और ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि जो बच्चा खुद से पढ़ रहा है तो क्या वो पूरे समय 24 घंटे पढ़ता ही रहता है, तो क्या रूटीन था? नहीं मैम, पूरा टाइम नहीं पढ़ता था मैं। मतलब मेरे को लेट नाइट स्टडी करने की ज़्यादा आदत थी। जैसे मैं स्कूल 8 बजे का था तो मैं 7 o'clock उठ जाता था, 8 से 1 o'clock तक स्कूल जाता था, और फिर मैं उसके बाद 2 घंटे रेस्ट लेता था, और मैम फिर 3 to 5 पहली सिटिंग करता था। उसके बाद मैम 1 घंटे का रेस्ट लेता था 6 o'clock तक। उसके बाद मैम 7 to 10:30 में मैं दूसरी सिटिंग करता था, और फिर मैं उसके बाद में अपना डिनर करता था, और फिर उसके बाद 12 o'clock से मतलब मैं अपनी तीसरी सिटिंग लेके बैठता था और मैक्सिमम 2 तक पढ़ता था, और फिर मैं उसके बाद सो जाता था। तो ओवरऑल देखिए, सुबह से शाम तक कम से कम 8-10 घंटे तो आप पढ़ाई में फोकस करते ही थे। यस मैम, मैम इतना तो करना ही पड़ता है मैम। इस बार तो देखिए आपने, जैसे 21 लाख स्टूडेंट्स हो गए मैम, तो मैम उनसे आगे निकलने के लिए मैम इतना तो संघर्ष करना ही पड़ता है। अच्छा, ओवरऑल ये नीट में कामयाबी पाने के लिए क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको? क्या क्या छोड़ना पड़ा है कि आपको फ्रेंड्स से नहीं मिल रहा है, बाहर नहीं जाना है, रिलेटिव से नहीं मिलना, क्या क्या छोड़ना पड़ा है आपको? मैम फ्रेंड्स छोड़ने पड़े हैं जो मैम बचपन से साथ में थे। बाहर मैम क्रिकेट का शौक़ था, वो भी छोड़ना पड़ा था थोड़ा सा, और मैम सोशल मीडिया भी डिलीट करना पड़ा था, और मैम थोड़ा सा रिलेटिव से मिलना भी, और वेडिंग फंक्शंस अटेंड करना, वो सब छोड़ना पड़ा था। अच्छा, और अब मैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बता देती हूँ कि क्या आपकी रैंक रही और कितने आपके नंबर हैं। अनमोल ने जो पहले ही प्रयास में नीट में कामयाबी पाई है, इनके टोटल जो मार्क्स है 720 में 626 हैं, बायो में 323, फिजिक्स में 159 और केमिस्ट्री में 144, ये मार्क्स आपके रहे हैं। अनमोल, ये बताओ कि बायोलॉजी की पढ़ाई आपने कैसे की है? क्या आपने एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक पढ़ी है? मैम बायो में सबसे पहले तो मैम एनसीईआरटी आपको फिनिश करनी ही होगी मैम, एक बार नहीं, कम से कम 5 to 6 टाइम्स आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा एनसीईआरटी। और मैम दूसरा, एनसीईआरटी में थोड़े फिगर्स और मैम थोड़े से वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब कॉम्प्रिहेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैम मैं अपनी आईएससी की जो बुक थी नूतन बायोलॉजी, उनसे भी थोड़ा सा रेफरेंस लेके पढ़ता था मैम बायोलॉजी के लिए। अच्छा, और एक तो मतलब सिर्फ आपने एनसीईआरटी पढ़ा, आपने जैसे कहा कि आपने बोर्ड की बुक पढ़ी, इसके अलावा कोई और रेफरेंस बुक लेनी पड़ी आपको? नहीं मैम, और कोई रेफरेंस बुक नहीं ली। मतलब सिर्फ 6 to 7 टाइम्स एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, लिखी, नोट्स बनाए, बस मैम। अच्छा अनमोल, जो तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप ही बताओ, वो कोचिंग में नहीं जा पाते, उन्हें कोई अच्छे गाइडेंस उनको नहीं मिल पा रही है, तो ये कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में वो बच्चे रहते हैं, एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक पढ़ लेना, सारे चैप्टर पढ़ लेना, क्या वही सफिशिएंट है? और जैसे आपने कहा एक चैप्टर को आपने 5-6 बार पढ़ा है, तो कैसे रीड किया आपने? नोट्स बनाया, लिख के पढ़ा, बार बार आपने रिवाइज़ किया, उसके पीछे की एक्सरसाइज की, याद किया, क्या किया? जस्ट एक्सप्लेन इट। मैम सबसे पहले तो आपको कोई भी चैप्टर लेना है सबसे पहले, उसके बाद मैम सबसे पहले आपको जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं पहले तो वो एक जगह लिख लेने हैं। डिफ़िकल्ट टर्म्स जो होते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत देते हैं और थोड़ा याद करने में भी, जैसे साइंटिफिक नेम्स हो गए, वो सब मैम थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे दो प्लांट्स की नेम है, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, जिनकी मतलब हेट्रोस्पोरस हैं वो, तो मैम वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मतलब स्टार्टिंग में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ऐसे नेम्स प्रोनाउंस करना और रिमेंबर करना, तो मैम वो एक जगह लिख लेना है सबसे पहले। फिर मैम जो डेफिनेशंस थी और जो डायग्राम्स थे मैम, फिर सेकंड रीडिंग में, पहले तो रीडिंग में आपको ये सब वर्ड्स अलग कर लेने हैं, फिर सेकंड रीडिंग में जो आपको डिफाइन एनसीईआरटी में दे रखे हैं और डायग्राम्स दे रखे हैं, वो सब आपको खुद से हैंड रिटन करके मतलब एक नोटबुक में लिख लेना है और डायग्राम्स भी ड्रॉ कर लेने हैं लेबलिंग के साथ। और फिर मैम थर्ड रीडिंग में जब आप लगाएंगे तो आपको मतलब बस यही मेन पॉइंट्स फोकस करने हैं और बैक एक्सरसाइजेस बस आपको फिर लगा लेनी है, और अगर आपके पास कोई बुक है तो आपको वो सॉल्व कर लेनी है इसमें। अच्छा, डायग्राम बनाने से क्या बेनिफिट होता है? मैम डायग्राम बनाने से सबसे पहले तो आपका हाथ का फ्लो ऐसा बैठ जाता है कि जब एग्ज़ाम में आता है वो डायग्राम, तो मैम आपको वो बिल्कुल तुरंत क्लिक कर जाता है सबसे पहले तो वो, और दूसरा लेबलिंग्स भी उसकी बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। मतलब वो एक्चुअली माइंड में एक फ्रेम बन जाता है, विजुलाइज करने लगते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन आता है तो आप विजुलाइज करते हैं कि ये डायग्राम में, तो आप कह रहे हैं डायग्राम खुद अपने हाथ से बनाइए, अपने नोट्स लिखिए, ये किया आपने? अच्छा, और जो चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज रहती है वो आपने किया,
और बायो में क्या, जैसे एक चैप्टर को बार बार कैसे, कोई आपने नियम बनाया था कि आज ये चैप्टर पढ़ा है 5 दिन बाद इसको रिवाइज करना है, कैसे रिवीजन कैसे किया आपने? मैम देखिए, जैसे सबसे लास्ट के महीने में तो मैम ऐसा होता था कि मतलब एक दिन में 3-3 चैप्टर कर लिए और फिर मैम दूसरे दिन में दूसरे दिन कर लिए और फिर तीसरे दिन में वो पहले के जो दिन में किए थे वो कर लिए। मैम ऐसे पढ़ाई करी थी। अच्छा आपने, और इसके अलावा आपने कभी ऐसे डाउट हुआ आपको कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एनसीईआरटी को बच्चे कहते हैं ना जितने बार पढ़ो उतने बार आता है अरे ये चीज़ मेरे से छूट गई है, तो वो कैसे आप क्लियर करते थे? मैम मैं तो वन शॉट्स देख लेता था यूट्यूब पे, जैसे वो टीचर्स के वो जो मैम वो समझा भी देते थे थोड़ा थोड़ा, जो मुझे समझ नहीं आता था तब मैं यूट्यूब का रेफरेंस भी लेता था और फिर मैम अपनी बुक का भी रेफरेंस लेता था। उसमें हम लास्ट में डिफाइंस भी दे रखे हैं जो मतलब छूट जाते हैं, वो भी सब पढ़ लेता था। अच्छा, इसके अलावा आपने प्रीवियस ईयर कितने साल के आपने क्वेश्चन पेपर लगाए? मैम फिज़िक्स में तो मैंने मैम लास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चंस लगाए थे। अच्छा। और मैम केमिस्ट्री में मैंने 10 इयर्स के लगाए थे और मैम बायो में मैंने 3 इयर्स के लगाए थे, क्योंकि मैम उससे पहले एनसीईआरटी थोड़ी चेंज, वो थोड़ा बाहर से भी आता था एनसीईआरटी के और थोड़ा पहले की एनसीईआरटी से आता था, अब वो इतना आता नहीं है, तो मैम मैंने केवल 19, 20, 21 और 22 के लगाए थे। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना कितना हेल्पफुल होता है? मैम बहुत हेल्पफुल होता है, खासकर मैम फिज़िक्स में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस बार तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही थे, बस 2-4 बाहर से थे। प्रीवियस ईयर का पैटर्न मैम एक बार समझ में आ जाए तो वहाँ पे आपको तुरंत क्लिक कर जाता है, इतने प्रेशर में भी। और फिजिक्स को कैसे पढ़ा आपने? मैम फिज़िक्स को मैंने अपनी वो कुमार मित्तल में उसमें खूब सारे न्यूमेरिकल्स से पहले वो सॉल्व करे, उसके बाद एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स टू पॉइंटर थे वो भी पढ़ा था, और जो एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे उनको मैम आपको एकदम लास्ट में टच करना है, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट जो एडिशनल एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल जेई मेंस के लेवल के हैं, वो मैम आएंगे नहीं नीट में, तो वो एकदम लास्ट में करना है आपको, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो जाता है, तो वो एकदम आप लास्ट में करें। तो आपने एनसीईआरटी की बुक भी लगाई फिजिक्स में और कुमार मित्तल की बुक पढ़ी है? अच्छा, जब जैसे फिज़िक्स जो है बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ़ लगती है कि बायो में तो बच्चे कर लेते हैं लेकिन फिजिक्स टफ़ लगती है, तो आपने कहीं जब डाउट हो रहा है कि ये पता नहीं ये 4 ऑप्शन है, पता नहीं कौन सा सही है, तो क्या ट्रिक आपने अपनाई उसके लिए? मैम जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, वरना डायमेंशन से भी आप एक चीज़ होती है फिजिक्स में, वो उससे आप 2-4 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, और 2-4 तो जैसे मिरर का आता है उसमें फोकल लेंथ निकालने को आई तो उसमें माइनस और प्लस में से कॉन्वेक्स और कॉनकेव को डिफरेंशिएट हो जाता है, तो वो उससे भी आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और मैम अच्छा, कोई आपको ऐसा अभी याद आ रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्वेश्चन पेपर थे, ऐसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन जो बहुत आपको लगा कि आपने सिली मिस्टेक कर दी, या बायो में कोई सिली मिस्टेक का एग्जांपल याद आ रहा है? उसमें था बाल्मर सीरीज़ में एक वेवलेंथ दी थी और ब्रैकेट सीरीज़ की मांगी थी, तो मैंने गलती से उसको लाइमन का कर दिया, तो मैम उसमें मेरे -1 हो गया। अच्छा। और मैम बाकी दो क्वेश्चन मैंने जो लीव करे थे, एक था एक्सरे की वेवलेंथ और पोटेंशियल में वो अप्लाइड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में रिलेशन बताना है, तो मैम वो मेरे को 90% श्योर था, लेकिन मैम मैं कर नहीं पाया, लास्ट तक होते होते भी मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, लेकिन घर आके देखा तो वो सही था। यस मैम, लेकिन मैं OMR में मार्क नहीं करके आया। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता हुआ या तो छोड़ देते हैं, या टाइम, कई बार बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता है, इतनी स्पीड से नहीं कर पाते हैं, या फिर वो अटेम्प्ट करते हैं तो सिली मिस्टेक हो जाती है, फिर लेकिन अल्टीमेटली जब घर आ पाते हैं आपको लगता है तो मुझे आता था, तो इस तरह की सिली मिस्टेक हो जाए। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैम इससे बचने के लिए मैम जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें वो करें, और टाइम लिमिट में लेके करें। जैसे एक टॉपिक के आपको कम से कम 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी आपका वहाँ पे दिमाग में वो क्लिक हो जाएगा तुरंत, वरना क्योंकि सोचने का टाइम होता नहीं, 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स होते हैं। मैम फिज़िक्स में थोड़ा सा यही दिक्कत आती है, इसलिए बच्चे नहीं कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अच्छा, और केमिस्ट्री के लिए क्या आपने किया? मैम केमिस्ट्री के लिए तो सबसे पहले आपको हैंड रिटन नोट्स मैम बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, स्पेशली इनऑर्गेनिक में। मैम वो पूरी एनसीईआरटी से आती है, जेईई मेंस में भी और नीट में भी। मैम आपको वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप लिख के प्रैक्टिस करें वो, क्योंकि हम इतने एक्सेप्शंस होते हैं प्लस वैल्यूज़ होती हैं, वो रिमेंबर करना मैम काफ़ी टफ होता है। मैम इसीलिए मेरे 2 क्वेश्चन उसमें भी गलत हो गए थे इनऑर्गेनिक में।
वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और ऑर्गेनिक में मैम आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। जो 11th में पढ़ाए जाते हैं और जो 12th में पढ़ाए जाते हैं वो सब के सब इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट्स नहीं बनाएंगे, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो मैम ऑर्गेनिक तो आपसे नहीं होगी। तो मैम फिज़िकल के लिए तो जैसा मैंने बताया, फिज़िक्स में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। अच्छा, तो आपने केमिस्ट्री में सिर्फ 11th-12th का वही जो CBSE बोर्ड का जो आपका सिलेबस था, NCERT बुक्स, वही पढ़ लिया, कोई और भी एक्स्ट्रा बुक लगाई आपने? मैम अपनी स्कूल की बालाजी बुक थी एक, बालाजी पब्लिकेशन की, वो भी सॉल्व करी थी। और मैम लास्ट 10 ईयर के PYQ करे थे केमिस्ट्री में। अच्छा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए और अपना 11th-12th का जो सिलेबस था, NCERT बुक्स थी, वो आपने पढ़ा, और जो एक आप बालाजी पब्लिकेशन की बुक कह रहे हैं केमिस्ट्री की, वो पढ़ ली। और आपने जैसे बताया कि केमिस्ट्री में फ्लो चार्ट बनाए। अच्छा, कुछ और चीज़ें, अच्छा क्या ऐसा कुछ लर्न करना, याद करना भी उसमें इम्पॉर्टेंट रहता है, या बस प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी होता है? मैम उसमें जैसे थ्योरीज़ हैं, जैसे कोलिजन थ्योरी हो गया, उसके ड्रॉबैक्स, या मैम कैटलिस्ट जैसे चैप्टर्स हैं, जैसे मेटलर्जी है उसमें, और उसमें सरफेस केमिस्ट्री, ये सब याद करने वाले चैप्टर्स ही हैं। तो मैम इसमें तो याद करना पड़ता है। अच्छा, ओवरऑल अगर तीनों सब्जेक्ट को देखें, और आप जैसे आपने कहा कि 2-3 सिली मिस्टेक्स हो गई और कुछ आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा टाइम बर्बाद, जो आता है पहले उसको कर लें, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रेटजी आपकी थी, और ताकि वो और स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी? मैम एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले मैम मैंने बॉटनी करी, उसके बाद जूलॉजी करी। इतना पोर्शन मेरा 35 मिनट्स तक में हो गया था। मैम इस बार बायो थोड़ी सी ईजी थी लास्ट ईयर कंपेरिजन में। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करी जितनी मेरे को आ रही थी पहले। उसके बाद मैम मतलब केमिस्ट्री में मेरे 10 to 12 क्वेश्चन नहीं बने, तो मैंने उसका ज़्यादा सोचा नहीं, बस फिज़िक्स में शिफ्ट कर गया। मैम 1 hour 15 मिनट्स पर मैंने अपनी फ़िज़िक्स शुरू कर दी थी, क्योंकि मैम मुझे पता था फ़िज़िक्स में थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर मैम मैंने जितना पहली बार में आया वो सब कर लिया फ़िज़िक्स में, और फिर मैम मैंने वापस से अपनी एक बार बॉटनी और जूलॉजी रिवाइज़ कर ली, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री के बचे क्वेश्चंस कर लिए। फिज़िक्स तो मैम मेरी 1 go में ही सारी हो गई थी। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मतलब ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। अच्छा, तो आपने जो 3 घंटे 20 मिनट होते हैं, तो वो उसमें सब कर लिया था, या लगा कि मेरा टाइम छूट रहा है? कुछ टाइम होता तो मैं और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता। मैम 5 to 10 मिनट्स और होते तो मैं अपने जो गट फीलिंग थी उसके साथ चला जाता, और मैम 2-3 OMR और बबल और कर देता 2-3 क्वेश्चंस की, तो मैम शायद ज़्यादा मार्क्स आते। अच्छा, ये नीट के एग्ज़ाम में ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट और स्पीड वो कितनी मायने रखती है? मैम बहुत मायने रखती है। नीट एग्ज़ाम में तो 180 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट्स होते हैं। आपको एज सून एज पॉसिबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो करना ही है मैम, क्योंकि फ़िज़िकल और फिज़िक्स दोनों बहुत टाइम लेते हैं। तो आप जैसे ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम घर पे पढ़ रहे हैं तो क्योंकि कैसे एग्ज़ाम की प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। OMR सीट को भी कायदे से भरना, ध्यान से भरना, प्लस क्या है क्वेश्चन देखना, फिर उसको सॉल्व करना, सही जगह टिक करना, ये सारी ट्रिक्स भी होती हैं जो बच्चे को आनी चाहिए एग्जामिनेशन में। और स्पीड मेंटेन करना, टाइमर होना चाहिए भाई, क्योंकि आपको मान लीजिए बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी, लेकिन जो भी आपको करना है 3 घंटे के अंदर करना है। 3 घंटा 20 मिनट तो वो कुछ फॉर्मेलिटी में भी निकल जाता है, तो 3 घंटे में करना। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल ये होता है कि छूट गया, टाइम इतनी जल्दी फटाफट हो रहा है, डाउट हो रहा है, और कुछ एग्जामिनेशन का जो हॉल का प्रेशर। अच्छा, प्रेशर फील किया आपने कि टाइम निकल रहा है, मैं सवाल ये अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ? मैम मुझे एक टीचर ने बताया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि नीट के पेपर का माहौल जो होगा वो आपको अपने घर में बनाना पड़ेगा, तभी आप नीट के पेपर में अच्छा कर पाओगे। अच्छा। तो मैम उसी के मतलब मायने रखते हुए मैंने अपना मैम दरवाज़ा खोल के अपना पेपर देता था। जो भी मैम जैसे बच्चे बंद कमरे में पेपर देते हैं मैम, वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में तो ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे तो इतने सारे बच्चे बैठते हैं, 20-25 बच्चे आसपास बैठते हैं, प्लस श्योर भी होता है, कोई ना कोई आता ही रहता है। तो मैम मैंने अपना मतलब जैसे हॉल का जो गेट होता है वो भी खोल दिया था, और अपने घर में, और उसके बाद अपना टाइमर भी एक लगा लिया था कि 3 hour 20 minutes पे मुझे करना ही करना है। तो मैम वो सब मैंने किया, और बबलिंग भी करी। पहले स्टार्टिंग में मैम मैं केवल 3 hour 20 minutes का टाइमर लगाता था, लेकिन बाद में मैंने 3 hours का टाइमर लगाने लग गया, जिससे थोड़ी स्पीड और मेंटेन हुआ। बबलिंग और सब मुझे 3 hour में ही करना होता था। तो मैम ये स्ट्रैटेजी थी मेरी। अच्छा, तो आज अच्छा जैसे आपने अपने घर में टाइमर लगाया, 3 घंटे का पेपर कर रहे, तो पेपर क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही को सॉल्व करते हो, क्या कैसे करते थे आप? थोड़े मॉक पेपर्स मुझे मिल गए थे, वो मैंने सॉल्व किए, और मैम प्रीवियस ईयर भी करे थे।
अच्छा अच्छा, जो स्टूडेंट्स वही कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, तो अपने घर में पढ़ाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है मॉक टेस्ट कैसे दें, और ये सारी ये जो ओवरऑल नीट एग्ज़ाम देने का एनवायरनमेंट है, वो ट्रिक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आप कैसे उनको एजुकेट करें, क्या करें अपने घर में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक पेपर कहाँ उनको मिलेंगे, कैसे टाइमर लगा के पढ़ें, ये आप बताइए। मैम मॉक पेपर्स तो एडू कार्ड के भी बहुत अच्छे हैं और नीट प्रेप के भी बहुत अच्छे हैं। तो मैम आपको पहले तो अगर आप 11th में स्टार्ट कर रहे हैं एकदम, तो मैम आपको पहले हर संडे एक देना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, बस हर संडे एक टेस्ट देना है, वो भी पार्ट टेस्ट देना है 2 चैप्टर 3 चैप्टर का। और मैम बाकी जब लास्ट होते होते जैसे आपको एक दिन में कम से कम 2 पेपर सॉल्व करने ही हैं। जब आखिरी का 15 डेज़ रह जाते हैं, 20 डेज़ रह जाते हैं, तब आपको कम से कम 2 पेपर हर दिन सॉल्व करने हैं और स्पीड के साथ सॉल्व करने हैं। तो 2 पेपर हर दिन सॉल्व करने हैं? आप करते थे ऐसा? यस मैम। तो यही प्रीवियस ईयर वाले करते थे कि मॉक टेस्ट वाले करते थे? मॉक टेस्ट वाले करते थे, क्योंकि मैम प्रीवियस ईयर वाले हो चुके थे। अच्छा, तो घर पे ही बैठ के आप टाइमर लगा के हर दिन 2 पेपर सॉल्व करते थे? और भाई को भी कहता था मतलब शोर करो, तो जितना कर सकते हो करो, क्योंकि शोर के वहाँ पे तो शोर होगा ही अगर अच्छा। हम अपने। चलिए, ये बहुत अच्छा एक खुद से पढ़ने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। फिर जैसे आप 2 पेपर आप सॉल्व करते थे, फिर आप उसका आंसर चेक करते होंगे कितने नंबर आए, तो खुद की परफॉर्मेंस से उस समय सेटिस्फाई रहते थे आप? मैम मेरे मॉक टेस्ट में मैम 600 टू एक बार मेरा 650 660 स्कोर बना था, उससे ज़्यादा नहीं आया मैम। अच्छा। मतलब मैं चाहता था कि मैं और इम्प्रूव करूँ, 700 तक जाऊँ, 720 लाऊँ, लेकिन मैम वो हो नहीं पाता था मेरे से। तो अभी आप अनमोल अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, खुश हैं आप? हाँ मैम बिल्कुल खुश हूँ, बस मेरे को कॉलेज मिल जाए बढ़िया। अच्छा। GSVM में मतलब मेरा एम है और सपना भी है, वो मिल जाए। अच्छा ठीक है, आपने अनमोल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे दी तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में, और मैं उम्मीद कर रही हूँ तमाम स्टूडेंट जो आपको सुनेंगे उनके लिए आप बहुत एक मोटिवेशनल एक ये इंटरव्यू होगा, बहुत बच्चों को ये हेल्प करेगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे आप खुद को एनालाइज करें, और क्या जैसे कि अनमोल ने बताया कि आपको हर दिन 2 टेस्ट दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप वीकली टेस्ट दीजिए, लास्ट 20 ईयर्स या 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और इसके अलावा जो बुक्स हैं। अच्छा, ओवरऑल अनमोल चलते चलते मुझे बताइए कि ये नीट क्वालिफाई करने के लिए 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए ओवरऑल NCERT की बुक्स पढ़ लेना 11th 12th की, ये सफिशिएंट है, या बच्चे बहुत सारे स्टडी मटेरियल के पीछे भी भागते हैं कि यहाँ से स्टडी मटेरियल मिल जाए, वो सेटिस्फाई नहीं होता, उनको लगता पता नहीं ये पर्याप्त है या नहीं। तो आपका क्या कहना है? मैम NCERT फिजिक्स के लिए तो सफिशिएंट मेरे हिसाब से नहीं है मैम। अच्छा। आपको मैंने एक बुक थी एररलेस मैम, वो लगाई थी दोनों 11th और एररलेस। उसमें मैम नीट के 30 इयर्स के PYQ थे, और JEE के मतलब जो इजी लेवल के थे वो थे, और मैम जो स्टेट इंजीनियरिंग टेस्ट होते हैं जैसे कर्नाटका का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, वो थे, वो सारे होते हैं। वो बहुत अच्छे से उसमें मतलब थ्योरी भी बढ़िया दी थी उस बुक में, और हर फार्मूला चार्ट्स भी दिए थे उस बुक में। वो बहुत बढ़िया बुक है मैम, मैंने अपने प्रिपरेशन के लास्ट फेज़ में वो यूज़ करी थी, मुझे पहले पता नहीं था मैम, लेकिन वो बहुत बेनिफिशियल बुक है मैम। केमिस्ट्री की भी ऐसी एररलेस है, लेकिन वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी फ़िज़िक्स की है मैम। वो फिज़िक्स में उसमें एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आपको वो टाइमर लगा के करने हैं, तो आपकी बहुत अच्छी फिज़िक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट में एक बात और पूछूंगी कि जैसे हम मुझे पता चला कि आपने कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ा, कोचिंग नहीं पढ़ी, तो आपका 10th और 12th में क्या आपकी परफॉर्मेंस थी, और किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? मैं द चिंटल स्कूल रतनलाल नगर कानपुर में पढ़ता हूँ। मैं मेरे 10th में 97% मार्क्स थे, और 12th में 98% मार्क्स थे। मैंने सेल्फ स्टडी इसलिए करी क्योंकि मैम मुझे ये नहीं अच्छा लगता था कि मतलब कोई टीचर आके स्पून फीड करे, और मैम देखिए बच्चों का तो ये सब चलता है बच्चों को तो, लेकिन मैम जब तक आपको खुद नहीं समझ पाएंगे, तो मैम आपको जैसे आगे MBBS की भी पढ़ाई करनी है, वहाँ तो मैम प्रोफेसर्स होंगे, आप को कितना ही ध्यान दे लेंगे। आपको जब तक खुद चीज़ें समझ नहीं आएंगी, विजुअलाइज नहीं होंगी, तो मैम आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, इसीलिए। अच्छा, एक बहुत की वर्ड है सेल्फ स्टडी, और स्पून फीडिंग ना की जाए स्टूडेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स ही परेशान रहते हैं कितने टीचर लगा दें, कितनी कोचिंग करवा दें इनको, कौन सा इनको स्टडी मटेरियल ले आएँ कि बच्चा बस नीट क्वालिफाई कर ले। और आपका एग्जाम्पल, मेरे ख्याल में ये एग्जाम्पल बहुत बच्चों को मोटिवेट करेगा कि आपके 10th और 12th में भी इतनी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 97-98% मार्क्स आप लाते ना विदाउट
कोचिंग। अच्छा, ये जो डेडिकेशन ये कहाँ से आता है कि आप स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? इससे ये पता चलता है कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं अपने क्लासरूम में आप पूरा डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, फिर घर आके आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वो सफिशिएंट है। इसलिए आपको टीचर के पीछे एकदम भागने की या ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो ये क्या डेडिकेशन खुद से मोटिवेट किया है आपको, किसी ने कहा? मैम सबसे पहले तो मैम मैं अपनी दादी को याद करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर बनना है, तो मैम वो अंदर से मेरे को मोटिवेट करता था कि डॉक्टर बनना ही। अब जैसे मैंने बताया कि वो है नहीं इस दुनिया में, तो मैम वो मतलब मोटिवेट मेरे को बहुत करता था। और मैम दूसरा ये भी कि जैसे अब मैं कैंसर का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैम कैंसर का डॉक्टर बना है? अच्छा। तो मैम लोग आजकल देख रहे हैं कितना कैंसर मैम जानलेवा होता जा रहा है। भले ही दवाइयाँ हैं मैम, लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और मैम इतने रेयर कमोडिटी हो गए हैं कैंसर के डॉक्टर्स की, मैम बहुत बढ़ता जा रहा है कैंसर। तो वो मेरे को बनना है मैम, वो चीज़ अंदर से मोटिवेट करती थी। तो ये कैसे, ये मतलब आपने इस चीज़ को स्टडी किया कि कैंसर के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, कैसे ये मोटिवेशन कहाँ से, ये विचार, ये थॉट कैसे आया? मैम थॉट मतलब डॉक्टर बनना था, लेकिन मैम ऐसा डॉक्टर बनना था, एक स्पेशलाइजेशन की जो आप चाहते हैं कि इस फील्ड में हो। हाँ मैम ऑन्कोलॉजिस्ट में बनना चाहता हूँ। तो मैम डॉक्टर बनना था, लेकिन मैम ये चाहता था कि ऐसा डॉक्टर बनूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके लोगों की। मैम वो आज मेरे को कैंसर वाले डॉक्टर में लग रहा है कि है ज़्यादा स्कोप। अच्छा, यस मैम। थैंक यू अनमोल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपने जो टिप्स दिए हैं और आपके जो थॉट हैं, ओवरऑल जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत बच्चों को मोटिवेट करेगी। बड़ी संख्या में देश में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग और ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। अनमोल की कहानी हमें ये बताती है कि आप मेहनत करें, सिंसियर रहें, फोकस्ड रहें और थोड़ा सेक्रीफाइस करें। बेकार की जो स्टूडेंट लाइफ है, 11th-12th का जो टाइम है, 12th तक की जो पढ़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी आपकी लाइफ और पूरा करियर डिसाइड करती है। इसमें अगर आप सिंसियर हैं तो आपको भी ज़रूर कामयाबी मिल सकती है। मैं डेफिनेटली अनमोल के पेरेंट्स से भी बात करूँगी कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया और क्या उनकी गाइड। अच्छा अनमोल, आप बताओ क्या पेरेंट्स की गाइडेंस क्या रही है? उन्होंने कहा, उन्होंने ज़्यादातर तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं चलो कोचिंग पढ़ लो, तुमको इससे हेल्प होगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा आपको? मैम उन्होंने कहा था, पेरेंट्स ने कहा था कोचिंग पढ़ लो, कोई ट्यूशन्स लगा दे, प्राइवेट ट्यूशन, होम ट्यूशन लगा दें। लेकिन मैम मैंने उनसे कहा कि मतलब कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैम हम गए भी थे पता करने, वहाँ पे भी मैम ऐसा ही माहौल मिला। मुझे लगा कि मैम हो नहीं पाएगा, इसीलिए मैम मैंने कोचिंग नहीं ली। मैम पेरेंट्स का गाइडेंस तो बहुत था। जब मैं लो फील करता था, जब मुझे रोना आता था, तो मैम वो लोग मुझे प्यार से समझाते थे। 2-4 दिन कहते थे कि 1-2 दिन ऑफ ले लो, मेंटली रेस्ट कर लो। और मैम जैसे पेरेंट्स को किसी फंक्शन में जाना होता था, तो मैम मेरा भाई भी मेरे साथ रुकता था, मतलब वो नहीं चाहता था। तो मैम वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन थी मेरे लिए कि मतलब अपने लिए नहीं तो इन लोग के लिए तो करना ही है मैम। और रात को भी मैं पढ़ता था, तो वो भी पढ़ता था, ऐसा नहीं कि वो सो जाता था लाइट बंद करके। अच्छा, ये 2 साल की जो जर्नी रही है आपकी नीट प्रिपरेशन की, कभी वैसे आपने कहा कि लो फील कर, स्ट्रेस फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, ये आपकी कहानी नहीं है, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स इसी फेज से गुजरते। तो क्यों लो फील करते? लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा? हाँ मैम, क्योंकि मैम दिन प्रतिदिन कंपटीशन और मैम कट ऑफ इतना बढ़ रहा है कि मैम स्टूडेंट को ऐसा फील करना मैम बहुत लाजमी है। पहले ऐसा नहीं था मैम, अब तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ रहे हैं, लोग सोशली मतलब इतना बुली कर दिए जाते हैं कि उनको मैम ये कोचिंग में तो टीचर्स भी कभी कभी, मेरे दोस्त हैं उनको कह देते हैं कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो BSc कर लो या ये कर लो वो कर लो, तुम्हारा तो नीट नहीं निकलेगा। लेकिन मैं उनको भी यही समझाता था कि कोई बात नहीं, अभी 2-4 दिन का रेस्ट ले लो, लेकिन छोड़ना नहीं। जो छोड़ देते हैं वो तो फिर लास्ट में मतलब ऐसे ही रह जाते हैं मैम, इसीलिए। आपको भी इस दौरान ऐसा महसूस हुआ कि शायद ना हो पाए नीट? हाँ मैम हुआ था मैम, वो भी हुआ था मेरे को। लेकिन तो कैसे हैंडल किया उसको? मैम 1-2 दिन का तो आपको ऑफ लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आप बाहर पार्क वार्क में टहलने चले जाइए, मूवीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैम अब मशीन तो है नहीं, किसी ना हर सबका एक ना एक दिन मतलब आता ही है, ब्रेक डाउन का पॉइंट आता ही है मैम, वो करना है। और आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए उस टाइम पे, अपने भाई की हेल्प लेनी चाहिए, थोड़ा किसी से फ़ोन पे बात कर लेना चाहिए, रिलेटिव से, किसी से समझ लेना चाहिए। और मैम बस यही है। थैंक यू अनमोल। थैंक यू मैम। अब मेरे साथ हैं अनमोल की मदर दुर्गेश जी। मैम आपने बताइए, अनमोल ओवरऑल पढ़ाई में कैसा स्टूडेंट है, कैसा बच्चा है? बहुत डिवोटी और बहुत लेबोरियस। जी हाँ, जिस मतलब
ये नहीं मैं कहूँगी कि रट्टा मारता, रट्टा नहीं मारा उसने, शुरू से नहीं मारा किसी भी चीज़ को या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर। वो पढ़ता है तो उसको राइट डाउन ज़रूर करता कोई भी चीज़, बचपन से उसकी आदत में। कभी बल्कि हाथ में दर्द होता था तो मैं कहती थी बेटा ये छोटी छोटी चीज़ तो तू याद भी कर सकता है ना, क्यों इसको लिख रहा है? नहीं मम्मी मुझे ना कॉन्फिडेंट नहीं आता है। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये समझ लीजिए, अब तो मुझे वो उसका प्लस पॉइंट लग रहा है कि इसने ऐसे शुरू से जो इसने हैबिट अपनी डाली है वो बहुत अच्छी रही है। तो मैम आपको बोलना पड़ता था कि पढ़ो, तैयारी करो, या वो खुद से पढ़ता था? मैम बोलना तो पड़ता ही है बच्चे ही हैं आखिर, देखिए कुछ भी बात है तो पेरेंट्स को कहना तो पड़ता है, लेकिन बहुत कम कहना पड़ता था। अपने से उसके अंदर लगन थी, और बाकी अब कहे बिना तो काम चलता नहीं, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे आसपास जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं इधर उधर। कभी टीवी है, मोबाइल्स हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, बट मान भी जाता रहा। अच्छा मैम, आज हम अनमोल से मैंने इसलिए बात की कि अनमोल ने हमेशा कभी भी कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ा, और नीट का एग्ज़ाम भी सेल्फ स्टडी से ये क्रैक किया। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि आप विदाउट कोचिंग भी आप नीट क्रैक कर सकते हैं। तो मैम आप लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे, क्यों आपने भी क्यों डिसाइड किया कि नहीं ये कोचिंग नहीं पढ़ेगा और खुद से तैयारी करेगा? नहीं मैम, ये डिसीज़न 100% हमारा नहीं था, इसमें अनमोल का डिसीज़न भी इन्वॉल्व है। हमने कोचिंग के लिए ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, पता किया, बहुत ज़्यादा देखे, लेकिन बाद में हमें और बच्चे दोनों को ये समझ में आया कि कोचिंग में टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा किल हो जाता है। एक तो आना जाना और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम किल होता है, दूसरा बच्चे को ये लगता है कि पता नहीं, थोड़ा सा ना हमारा अनमोल शाय भी है, तो उसको ये फील होता था कि वहाँ इतने सारे बच्चों के बीच में मैं अपनी प्रॉब्लम ना बोल पाया, तो इसलिए उसने सोचा नहीं मैं मम्मी घर में ही कर सकता हूँ। तो मुझे भी लगा कि अगर ये कर सकता है तो एक चांस तो बच्चे को देना बनता है, तो ठीक है भाई। मैम अनमोल की 10th और 12th में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो शुरुआत से ही आप खुद भी टीचर हैं, तो शुरुआत से ही आपने अनमोल को ट्यूशन नहीं दिया, तो आपको क्या लगा कि मतलब खुद से पढ़ना और सेल्फ स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट रहा है? मैम बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, और मैं सच बताऊँ ना मुझे ट्यूशन शुरू से पसंद भी नहीं है ट्यूशन्स लेना, क्योंकि ट्यूशन वाले अगर हम पता क्या एक ना माइंडसेट हो जाता है हमारा भी, पेरेंट्स का भी, कि हमने ट्यूटर लगा दिया है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, अब वो जाने। मैंने तो कई पेरेंट्स को देखा कि पीटीएम में वो खुद नहीं जाते हैं, बच्चों के ट्यूशन टीचर्स जाते हैं पीटीएम अटेंड करने भी, तो उसमें पेरेंट्स को क्या पता चल रहा है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा मैंने ट्यूशन शुरू से अवॉइड किया है। 6-7 तक तो मैंने खुद पढ़ाया है अनमोल को। अच्छा। उसके बाद थोड़ा इसका जब स्टडी लेवल हाई हो गया तो मैं नहीं देख पाई मैम, बट फिर इसकी आदत में आ गया ये। और इसका छोटा भाई है वो भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, उसने भी कोई ट्यूशन नहीं लिया, वो 12th में है, तो दोनों भाई अपने आप पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। और पीटीएम हम अटेंड करते थे तो हमें पता भी चलता था कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो स्कूल टीचर्स भी कहते थे कि इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोचिंग की, कोई प्रॉब्लम है वो लोग इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते थे। बस मैम लास्ट में एक बात मैं पूछूंगी कि ये 2 साल की नीट प्रिपरेशन की जर्नी रही है अनमोल की, तो सेल्फ स्टडी से उसने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, तो 2 साल में कोई घर में आपको स्पेशल अरेंजमेंट या कोई ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को के लिए क्रिएट करना पड़ा है? ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत और भी पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि उनका बच्चा खुद से घर पर पढ़े, तो क्या माहौल बच्चे को देना चाहिए? हाँ मैम, थोड़ा सा ना माहौल घर का लाइट रखना चाहिए, जैसे आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, कि मान लीजिए अब हस्बैंड वाइफ की या बच्चों की पेरेंट्स की ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि अगर हमारे बीच में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चे के फ्यूचर के लिए कंप्रोमाइज़ करने चाहिए। अगर मतलब कंप्रोमाइज़ का मतलब तो आप समझ जाएंगे डेली के, अगर छोटे मोटे झगड़े भी हैं तो उनको अवॉइड करिए। अगर हमें बच्चे का फ्यूचर बनाना है तो उनको अवॉइड करिए, थोड़ा सा सोशल कम हो जाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोशल होंगे तो ये आपके बच्चे के लिए, मतलब घर में आप ये नहीं गेस्ट को बुला रहे हैं, हाँ, आप फंक्शन कर रहे हैं, आप बुलाते भी हैं, ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो गए थे, बट जब ज़रूरी है तब बुलाइए, जब जाइए। जैसे ये नहीं कि मैं स्कूल तो मैं जाती हूँ उतने देर, मैं 2 बजे 3 बजे तक तो मैं घर से बाहर हुई, उसके बाद शाम को मैं निकल जाऊँ वॉक के लिए या किटी पार्टीज़ में, तो फिर मैं बच्चे को कब देखूँगी। ये सब चीज़ें मैंने बहुत अवॉइड करी हैं मैम।
तो थोड़ा सा देना तो पड़ेगा बच्चे के लिए, और इनके फ्यूचर के साथ हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। राइट अब अनमोल का रिजल्ट आने के बाद आप कैसा फील करिए, आपको कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं अपने फैमिली से, फ्रेंड से? मैम मैं क्या बताऊं, मैं तो मतलब ऊपर ही चढ़ी हुई हूँ अभी तक उतरी नहीं हूँ। बहुत 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 ज़्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही है बच्चों के लिए, और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मतलब देखिए, एक बच्चे ने 12th में 98% गेन किया है, उसके बाद नीट उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, तो फिर और ये आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट है? नहीं मैम, नहीं मैम, मुझे नहीं था, क्योंकि हम पेरेंट्स यही सोच रहे थे कि बच्चे ने ट्यूशन तो लिया नहीं, हमने यही सोचा था रिजल्ट जो भी आएगा हम बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने अपने दम पे किया, जो भी इसने किया वो अपने दम पे किया, इसलिए हमें इसको कुछ कहना नहीं है। लेकिन हमने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया सच में। अब तो बहुत अच्छा लगता है जो सब लोग आते हैं हमको तारीफ़ करते हैं, हमारी भी तारीफ़ होती है इसके साथ साथ, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को ना एकदम प्रेशर में मत डालिए कि पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना ही है, ऐसा नहीं। मेरे अनमोल ने पार्टीज़ भी खूब करी हैं, पढ़ाई के साथ साथ पार्टीज़ भी खूब करी। जब बच्चा थोड़ा लो फील करता था हम इसको खुद लेकर जाते थे, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, चलो आज डिनर के लिए चलते हैं, वाटर पार्क चलते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे उसको हमने इसको इतना प्रेशर कर दिया था कि बस तुम पढ़ते ही रहो। तो एटमॉस्फेयर हल्का फुल्का बच्चे को देना ज़रूरी है। कई पेरेंट्स यहाँ भी गलती कर देते हैं कि अगर भाई कोई कॉम्पिटिशन आप दे रहे हैं तो बच्चे के ऊपर 24 घंटे वो तो पड़ी रहती है कि नहीं अब तुम्हें पढ़ना ही है, ना तुम्हें कहीं जाना है, ना तुम्हें ढंग से सोना है, ना तुम्हें ये करना है। ये सब भी गलत होता है। थोड़ा सा बच्चे का ना इसमें भी मूड फ्रेश रहता है कि उसको उसके मर्ज़ी का भी कुछ काम करने दिया जाए। राइट बिल्कुल मैम। और जैसे कि मैम कह रही है, बिल्कुल अनड्यू प्रेशर भी बच्चे पे नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए बच्चा बहुत लो तो नहीं फील कर रहा है, स्ट्रेस में तो नहीं है, तो ज़रूर उसको उससे बाहर निकालिए ताकि वो रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई कर सके। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। और सेल्फ स्टडी को लेकर नीट प्रिपरेशन के बारे में अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उन सवालों के जवाब आप तक पहुँचा सकूँ।